गुड मॉर्निंग दोस्तों। देश की पॉलिटी में आपका हार्दिक स्वागत है। कल हम टॉपिक पढ़े थे विधानमंडल, क्या पढ़े थे? लेजिस्लेचर। लेजिस्लेचर में हमने छोटी मोटी बात की थी, उनकी संरचना, उसके उपनाम और बाकी सारे आर्टिकल हमने कवर किए थे। आज हम बात करने वाले हैं आर्टिकल नंबर 189। आर्टिकल 189। कल हमने लास्ट आर्टिकल 188 बात की थी। कौन सा आर्टिकल पढ़ा था हमने? 188 प्रतिज्ञान की बात की थी, शपथ की बात की थी। ओथ कि एमएलए विधायक किसके सामने शपथ ग्रहण करता है? तो राज्यपाल या उसके द्वारा नियुक्त व्यक्ति के द्वारा। उसके द्वारा नियुक्त व्यक्ति का नाम क्या होता है? प्रोटेम स्पीकर। क्या होता है? प्रोटेम स्पीकर। और हमने प्रोटेम स्पीकर यहां पे पढ़ा था। शुरू करते हैं आज हम आर्टिकल नंबर 189। आर्टिकल आर्टिकल 189। और आर्टिकल 189 का टाइटल का नाम लिख दीजिएगा कोरम। क्या बोलते हैं? कोरम या फिर गणपूर्ति। गणपूर्ति, कोरम या गणपूर्ति ना। शुरू करते हैं हम आर्टिकल 189। क्या कहना चाह रहा है? यस, सदन की कुल सदस्य संख्या, सदन की कुल सदस्य संख्या, सदन की कुल सदस्य संख्या का 1/10, 1/10 का 1/10 या 10, पूरी लाइन लिखना, समझा रहा हूं, या 10 सदस्य, या 10 सदस्य, ब्रैकेट में लिख देना, जो भी पहले हो, जो भी पहले हो, जो भी पहले हो, या फिर जो भी ज्यादा हो, ऐसे लिख सकते हैं, जो भी पहले हो या जो भी ज्यादा हो। अब कहने का तात्पर्य क्या है? यहां पे लिखा है कोरम, किसकी बात करें हम? गणपूर्ति की बात करें, विधानसभा की। सदन की कुल सदस्य संख्या के 1/10 या 10 सदस्य, जो भी पहले हो या ज्यादा हो। अपने राजस्थान की विधानसभा में कितने सदस्य हैं? कुल सदस्य संख्या कितनी है? कितनी है? 200 है। कितनी है? 200। इसका 1/10 कितना होता है? कितना होगा? 200 का 1/10 कितना होता है? 20 होता है। कितना होता है? 20 होता है। और यहां पे बोला क्या है? क्या बोला है? 1/10 या फिर 10 हो। क्या बोला? मिनिमम सदस्य संख्या कितनी होनी चाहिए? 1/10 या 10। पर यहां पे ब्रैकेट में क्या लिखा है? जो भी ज्यादा हो। तो जो भी ज्यादा क्या होगा? 10 ज्यादा है कि 20 ज्यादा है? डिजिट में 10 ज्यादा है कि 20 ज्यादा है ना? तो 20 क्या होगा? इसका करेक्ट होगा, है ना? तो इसमें क्या होंगे? विधानसभा में मिनिमम गणपूर्ति कितनी होगी? 20 होगी। 200 में से कितने सदस्य बैठेंगे? यहाँ पे 20 बैठेंगे। लाइन क्या लिखिए? सदन की कुल सदस्य संख्या 1/10 या फिर 10, या तो 1/10 होना चाहिए सदन की कुल सदस्य। कुल सदस्य हमारे राजस्थान की बात करो तो कितने हैं? 200 है। कितने हैं? 200। और 200 का 1/10 कितना होता है? 20 होता है। कितना होता है? 20 होता है। या तो 20 हो या फिर 10 हो। पर ब्रैकेट में क्या लिखा है? जो भी ज्यादा हो, जो भी ज्यादा हो। तो 10 ज्यादा डिजिट बड़ी है कि 20 ज्यादा है? 20। तो कितने होनी चाहिए? 20 होनी चाहिए। सपोज डेट उस सदस्य में सदस्य कुल, उस सदन में जब बैठे हैं उसकी कुल सदस्य संख्या मान लेते हैं अपन 180। कितनी है? 180। सपोज डेट उसमें 20 एब्सेंट है, समझ लो कितने हैं? 20 एब्सेंट है। अगर 20 एब्सेंट है और 180 का 1/10 कितना होता है? 18 होता है। कितना होता है? 18 होता है। या फिर 10 हो तो भी इसकी सदस्य संख्या में ज्यादा कौन आएगा? 18 आएगा। मेरी बात समझ में आई? इसकी को क्या बोलते हैं? कोरम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कोरम बोलते हैं। क्या मेरी बात समझ में आई? चलो, हेलो, आ रही ना बात? ठीक है, तो लिखिएगा इसके अंदर लाइन, सदन की कुल संख्या का 1/10 या 10 सदस्य, ब्रैकेट में लिखना जो भी पहले हो। एग्जांपल लिख देना ये वाला। ठीक है, राजस्थान के पर्सपेक्टिव से बात करें। राजस्थान में विधानसभा की सीटों में कुल सदन की संख्या कितनी है? 200 है। 200 का 1/10 कितना होता है? 20 होता है। तो यहाँ पे क्या बोला? या तो 1/10 हो या फिर 10 हो। पर ब्रैकेट में क्या लिखा? जो भी ज्यादा हो। तो जो भी ज्यादा में संख्या किसकी है? 20। तो इसकी गणपूर्ति के लिए मिनिमम यहाँ पे गणपूर्ति कितनी होनी चाहिए? 20 होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए? 20। अगर उस सदन की संख्या में टोटल लोग सदन में कितने बैठे? 180 बैठे। कितने बैठे? 180। और 180 का अगर मैं यहाँ पे 1/10 करता हूँ तो कितनी सदन की संख्या आएगी? 18 आएगी। या तो 18 हो या फिर 10 हो। पर ब्रैकेट में क्या? जो भी ज्यादा हो। तो जो भी ज्यादा में क्या आएगा? 18 आएगा। क्या मेरी बात समझ में आई? आर्टिकल 189 समाप्त होता है यहाँ पे। समझ में आया? है ना? ये कोरम की बात कर रहा है, गणपूर्ति। विधानसभा के उस सदन की गणपूर्ति कितनी होगी ना बेटा? मिनिमम सदस्य संख्या कितनी होगी? क्या मेरी बात समझ में आई? अब आर्टिकल 190 की बात करते हैं। आर्टिकल आर्टिकल 190 ना, लिखिएगा इसके अंदर 190। इसके अंदर 3 लाइनें लिखनी है आपको, 3 भाषा लिखनी है। आप टाइटल का नाम लिख सकते हो अतिरिक्त पद, है ना? ऐसे भी लिख सकते हो, है ना? अब लिखना, यदि कोई उम्मीदवार, यदि कोई उम्मीदवार, टाइटल का नाम लिखना अतिरिक्त पद, है ना? अतिरिक्त सीट, जो भी लिख सकते हो ना। इसके अंदर लिखना, यदि कोई उम्मीदवार, यदि कोई उम्मीदवार दो या दो से, यदि कोई उम्मीदवार दो या दो से, यदि कोई उम्मीदवार दो या दो से अधिक सीटों से चुन लिया जाता है, दो या दो से अधिक अधिक सीटों से चुन लिया जाता है,
दो या दो से अधिक सीटों से चुन लिया जाता है तो उसे एक अन्य सीट त्यागनी होगी। तो उसे एक अन्य सीट त्यागनी होगी। मेरी बात समझ पा रहे होंगे आप। अगर कोई उम्मीदवार है, दो या दो से अधिक सीटों से क्या बन गया, क्या मिल गई उसको, चुन लिया गया है, तो उसको एक सीट क्या करनी पड़ेगी, त्यागनी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी, त्यागनी पड़ेगी। पहली लाइन होगी ना। दूसरी लाइन लिखना, दूसरा पॉइंट बना, यदि कोई उम्मीदवार यदि कोई उम्मीदवार दो यदि कोई उम्मीदवार दो या अधिक राज्यों की यदि कोई उम्मीदवार दो या अधिक राज्यों की विधानमंडल विधानमंडल यदि कोई उम्मीदवार दो या अधिक राज्यों की विधानमंडल में चुन लिया जाता है तो उसे निर्धारित समय में अन्य स्थान रिक्त करने होंगे। उसे निर्धारित समय में अन्य स्थान रिक्त करने होंगे, अन्यथा सभी सीटें रिक्त मानी जाएगी। अन्यथा सभी सीटें क्या हो जाएगी, रिक्त हो जाएगी। क्या मेरी बात समझ में आई? यहाँ पे क्या बोला है, दो या दो से अधिक राज्यों से विधानमंडल से चुन लिया जाता है व्यक्ति, तो उसको एक सीट को क्या करना पड़ेगा, रिक्त करना पड़ेगा निर्धारित समय में। आपको 15 दिन की मोहलत देते हैं, आप या तो राजस्थान के विधानमंडल के सदस्य हो या फिर मध्य प्रदेश के। अगर वो निर्धारित समय में अपनी सीट का क्या नहीं करता है, त्याग नहीं करता है, तो उसकी स्वतः सारी सीटें क्या हो जाएगी, रिक्त मानी जाएगी। क्या मेरी बात समझ में आई? आर्टिकल 190 में 2 लाइन समझ में। तीसरा पॉइंट लिखना, यदि कोई विधायक 60 दिन तक 2 महीने, समझ गए? यदि कोई विधायक 60 दिन तक बिना सूचना दिए अनुपस्थित एब्सेंस हो तो इंफॉर्मेशन देनी पड़ेगी आपको उस सदन में, है ना, कि आप क्यों एब्सेंट हो, मेडिकल लीव है, कुछ और कारण है ना, कुछ भी है ना, आपको एक देना पड़ेगा ब्यौरा कि हमें इस वजह से मैं एब्सेंट हूं। अगर आप बिना सूचना के लगातार 60 दिन से क्या हो, अनुपस्थिति हो उस सदन में, ठीक है, तो उसकी सदस्यता निरस्त हो जाएगी। तो उसकी सदस्यता क्या हो जाएगी, निरस्त हो जाएगी। पहला क्या था आर्टिकल 119 में, दो या दो से अधिक राज्यों से सीटों से चुन लिया जाता है, तो क्या बोला यहाँ पे, उसे एक अन्य सीट को क्या करना पड़ेगा, रिक्त करना पड़ेगा। दूसरा क्या लिखा है, यदि कोई उम्मीदवार दो या अधिक राज्यों से विधानमंडल से चुन लिया जाता है, दो या दो से अधिक राज्यों की विधानमंडल से चुन लिया जाता है, तो उसको एक सदस्यता क्या करनी पड़ेगी, त्यागनी पड़ेगी निर्धारित समय में। अगर वो ऐसा नहीं करता है तो उसकी सभी सीटें क्या हो जाएगी, रिक्त मानी जाएगी। 2 पॉइंट हो गए। तीसरा यहाँ पे क्या लिखा है, यदि कोई विधायक 60 दिन तक बिना सूचना दिए अनुपस्थित रहता है तो उसकी सदस्यता क्या हो जाएगी, निरस्त कर दी जाएगी। ठीक है, तो आर्टिकल 190 समझ में आया, ठीक है ना। ओके, अब बात करेंगे आर्टिकल 191, समझ में आ रहा है ना, ठीक है। आर्टिकल 191 टाइटल का नाम लिखना, विधायकों की योग्यताएं। टाइटल का नाम लिखना, विधायकों की योग्यताएं। विधायकों की योग्यताएं। विधायकों की योग्यताएं लिखना इसके अंदर। विधायक वह भारत का नागरिक हो, वह भारत का नागरिक हो, ठीक है, पहला पॉइंट, भारत का नागरिक हो, कोई और लाभ पद धारण ना किया हो, कोई और लाभ पद, है ना। इसके बाद तीसरा लिखिएगा, पागल व दिवालिया ना हो, पागल व दिवालिया ना हो, ठीक है। चौथा लिखना, इसके ऊपर आईएमपी कर देना, फोर्थ के ऊपर। और राजस्थान में इसका एग्जांपल भी बता सकता हूं, सचिन पायलट, ठीक है। वापस आ जाना, दल बदल के आधार पर अयोग्य होने पर, दल बदल के आधार पर अयोग्य होने पर, आप सबको पता है दल बदल मैंने पहले पढ़ाया भी आपको टॉपिक, है ना। दल बदल कोई व्यक्ति करता है तो उसको क्या हो जाएगी, सदस्यता क्या हो जाएगी, है ना। क्या मेरी बात समझ में आई? तो दल बदल के आधार पर अयोग्य होने पर, ठीक है, दल बदल। इसके बाद फिफ्थ लिख देना, संसद द्वारा निर्धारित अन्य योग्यता, संसद द्वारा निर्धारित अन्य योग्यताएं।
इसको ब्रैकेट में लिख देना न्यू है ना, ये नया है, जोड़ा गया, ठीक है, ओके ना। आर्टिकल 191 यहाँ पे क्या हुआ, समाप्त हुआ। बात करेंगे आर्टिकल 192, लिखना है इसके अंदर विधायकों की अयोग्यता का निर्धारण। आप ऊपर टाइटल बना सकते हो, निर्धारण है ना, निर्धारण, विधायकों की अयोग्यता का निर्धारण, विधायकों की अयोग्यता का निर्धारण राज्यपाल द्वारा, राज्यपाल द्वारा, राज्यपाल द्वारा निर्वाचन आयोग, निर्वाचन आयोग, पर निर्वाचन आयोग कौन सा, केंद्रीय, कौन सा, केंद्रीय, निर्वाचन आयोग द्वारा, निर्वाचन आयोग कौन सा, क्या लिखा है यहाँ पे, केंद्रीय, की सिफारिश पर, की सिफारिश पर, की सिफारिश पर लिखना, किया जाता है, की सिफारिश पर किया जाता है। लाइन समझ में आ गई होगी। विधायकों की अयोग्यता का निर्धारण राज्यपाल द्वारा निर्वाचन आयोग, और वो निर्वाचन आयोग कौन सा, केंद्रीय, की सिफारिश पर किया जाएगा कि कौन व्यक्ति अयोग्य है, ठीक है, किसकी सिफारिश पर, केंद्रीय निर्वाचन आयोग, याद रहेगा ना, ठीक है। आर्टिकल 192 यहां पे क्या हुआ, समाप्त हुआ। बात करेंगे आर्टिकल 193, आर्टिकल 193 लिखिएगा इसके अंदर, आर्टिकल 193, ये परिस्थिति है ना, अक्सर होता नहीं है, इतने तो समझदार होते ही हैं विधायक, पर फिर भी ये जुर्माना की बात की है, किसकी बात की बेटा, पेरेंट्री की बात की है। ऊपर टाइटल का नाम लिख सकते हो, जुर्माना है ना, जुर्माना लिख सकते हो आप, ठीक है। इसके अंदर लिखिएगा, यदि कोई विधायक, यदि कोई विधायक, यदि कोई, यदि कोई विधायक, यदि कोई विधायक क्या लिखा, अयोग्य घोषित होता है, अयोग्य घोषित होने के बाद भी, अयोग्य, अयोग्य घोषित होने के, होने के बाद भी, होने के बाद भी, बाद भी विधानमंडल, विधानमंडल के किसी सदन में, विधानमंडल के किसी सदन में, किसी सदन में, विधानमंडल के किसी सदन में बैठ जाता है तो, विधानमंडल के किसी सदन में बैठ जाता है तो, बैठ जाता है तो उसे, तो उसे 500 रुपए प्रतिदिन, तो उसे 500 रुपए प्रतिदिन जुर्माना लिया जाएगा, 500 रुपए प्रतिदिन जुर्माना लिया जाएगा। आप सोच रहे होंगे कि इतनी कम राशि क्यों जुर्माने, है ना, सरकारी तंत्र है, उसमें जुर्माना की राशि कम निर्धारित की जाती है, पर खैर इस राशि को तो और बढ़ दिया जाए, है ना, 5 लाख 5 करोड़ होनी चाहिए, पर खैर ऐसा नहीं हो पाता है, ठीक है, सिस्टम के तहत ही चलना पड़ता है ना। तो क्या हुआ, यदि कोई विधायक अयोग्य घोषित होने के बाद भी विधानमंडल के किसी सदन में, किसी भी हाउस में अगर वो क्या करता है, बैठता है, तो उसे प्रतिदिन, आज बेटा कल बेटा, है ना, ऐसे जैसे जैसे दिन जाएंगे तो प्रतिदिन कितना चार्ज लगेगा उसके ऊपर, 500 रुपया प्रतिदिन का क्या लगेगा, जुर्माना लगेगा, ठीक है, यस। आगे बात करेंगे आर्टिकल 194, आर्टिकल 194 लिखिएगा। 194 में विधानमंडल व विधायकों के विशेषाधिकार, टाइटल का नाम लिख सकते हो, विशेषाधिकार, विशेषाधिकार, टाइटल का नाम क्या लिखोगे, विशेषाधिकार, विशेषाधिकार, इसके अंदर लिखना विधायकों, विधानमंडल व विधायकों के विशेषाधिकार, विधानमंडल, विधानमंडल, विधानमंडल का मतलब समझ में आ गया होगा, क्या होगा विधानमंडल का मतलब, उस राज्य का विधानसभा प्लस विधान परिषद प्लस राज्यपाल इज इक्वल टू विधानमंडल। तो क्या विधानमंडल का विशेषाधिकार व क्या लिखा आपने, विधायकों के विशेषाधिकार ना, विधानमंडल व विधायकों के विशेषाधिकार, ठीक है ना, यस है नो, ठीक है। तो विशेषाधिकार में लिखा विधानमंडल व विधायकों के विशेषाधिकार, उनको विशेष अधिकार है, ठीक है, ओके, याद रहेगा, एनी डाउट, ठीक है। बात करें आर्टिकल 195 की, आर्टिकल 195,
टाइटल का नाम लिखिए देना, वेतन भत्ते, वेतन भत्ते, वेतन भत्ते लिखना इसके अंदर। विधायकों, विधायकों के वेतन भत्तों का निर्धारण, विधायकों के वेतन भत्तों का निर्धारण, विधायकों के वेतन भत्तों का निर्धारण विधानमंडल करेगा, विधानमंडल करेगा। विधायकों के वेतन भत्तों का निर्धारण विधानमंडल करेगा। ठीक है। आर्टिकल 196, आर्टिकल 196 टाइटल का नाम लिख देना, लंबित विधेयक, लंबित विधेयक, लंबित विधेयक लिखना इसके अंदर, लंबित विधेयक में। यदि विधानसभा भंग हो जाती है तो, यदि यदि विधानसभा, यदि विधानसभा भंग हो जाती है तो, भंग हो जाती है तो, यदि विधानसभा भंग हो जाती है तो लंबित विधेयक पर प्रभाव, लंबित, लंबित, लंबित विधेयक पर प्रभाव। यदि क्या लिखा, विधानसभा भंग हो जाती है तो लंबित विधेयक पर प्रभाव निम्न प्रकार से, निम्न प्रकार से। ठीक है, निम्न प्रकार से ऐसे बना देना। और टेबल में, उस टेबल में क्या करोगे, उस एक जगह पे विधेयक लिखोगे, है ना। एक बार टेबल बनाइए मेरे साथ, एक जगह पे लिखना विधेयक, एक जगह पे विधेयक बनाओ, उसके बाद सामने लिखो विधानसभा। शायद यही चीजें हमने लोकसभा राज्यसभा में किया था। कोई विधेयक अगर लंबे समय तक पड़ा हुआ है किसी सभा में तो इसके ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा, है ना, विधानसभा। फिर विधानसभा के सामने लिखना विधान परिषद, विधान परिषद, और विधान परिषद के सामने एरो करके लिखना राज्यपाल। ठीक है, और राज्यपाल के सामने एरो करके करना स्थिति। क्या स्थिति रहेगी ना, स्थिति। तो ठीक है, शुरू करते हैं। यदि कोई विधेयक सबसे पहले विधानसभा से पारित हो जाता है, यदि कोई विधेयक, पहली सिचुएशन है ना, यदि कोई विधेयक पहले विधानसभा से पारित हो गया, कोई विधेयक आया और विधानसभा से क्या हो गया, पारित हो गया, और कहां पे पड़ा है, लंबित कहां पे पड़ा है, कहां पे पड़ा है, विधान परिषद में पड़ा है। कहां पे पड़ा है, विधान परिषद में पड़ा है। तो अगर विधानसभा से तो पारित हो गया और विधान परिषद में क्या हुआ, लंबे समय से पड़ा है, और उस समय विधानसभा क्या हो गई, भंग होगी, तो उस स्थिति में उस विधेयक का क्या हल होगा, क्या होगा, विधेयक क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। यही पढ़े थे ना हमने, मेरी बात समझ में। जैसे कि लोकसभा पढ़े थे, लोकसभा में अगर विधेयक पारित हो जाता है और लंबित कहां पड़ा है, राज्यसभा में पड़ा है, और उस समय लोकसभा भंग हो जाती है, उस समय विधेयक का क्या होगा, समाप्त हो जाएगा। क्या हो जाएगा, विधेयक क्या हो जाएगा, स्वतः समाप्त हो जाएगा। सेकंड सिचुएशन, विधानसभा में सेकंड सिचुएशन की बात करूं, यहां पे पारित कहां पे हो गया, विधान परिषद में, और लंबित कहां पे पड़ा है, लंबित कहां पे पड़ा है, विधानसभा में। ठीक है, और उस समय अगर क्या हो जाए, उस समय अगर क्या हो जाए, विधानसभा भंग हो जाए, तो क्या होगा, क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। तीसरी सिचुएशन, तीसरी सिचुएशन क्या होगी, बताइए। तीसरी सिचुएशन क्या होगी, शुरुआत में लंबित कहां पे पड़ा है, लंबित यहीं पड़ा है शुरुआत में, है ना, शुरू यहीं से किया हमने, और लंबित यहां पे पड़ा है, और गया कहां पे नहीं है, नहीं गया, है ना, विधान परिषद में गया ही नहीं है, यहीं पड़ा है ना। तीसरी सिचुएशन क्या हो सकती है, गया ही नहीं है ना। लंबित शुरू भी यहीं से हुआ था, जैसे शुरू होने वाला था उस समय विधानसभा क्या होगी, भंग हो गई, है ना। गया कहां पे नहीं, विधान परिषद में गया, ये भी क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। क्या हो जाएगा, समाप्त है। यही वापस रिपीट रिवीजन हो रहा है आपका, जैसे अपने लोकसभा में पढ़ के आए ना, उसी प्रकार से हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, विधानसभा को थोड़ा सा क्या कर रहे हैं, एक्सप्लेन कर रहे हैं। यस, वापस आ जाओ। चौथी सिचुएशन क्या हो सकती है, फोर्थ, नहीं, फोर्थ सिचुएशन क्या हो सकती है, बताइए। अगर लंबित शुरू में ही यहाँ पे विधानसभा पारित होने वाला था, तो वही लंबित है, और उस समय विधानसभा क्या होगी, भंग होगी, है ना। और चौथी सिचुएशन क्या है, विधान परिषद में लंबित था, क्या था, विधान परिषद में लंबित था, है ना, और गया कहां पे नहीं,
कहां पे नहीं गया? कहां पे नहीं गया? लोकसभा में। कहां पे नहीं गया? यहां से इंपॉर्टेंट है, कहां पे नहीं गया? विधानसभा में नहीं गया। उस समय विधानसभा क्या होगी? भंग होगी। भाई विधान परिषद में बिल पहले आया, जरूरी नहीं कि किसी भी सदन में, लोकसभा में जरूरी नहीं कि लोकसभा में पहला मतलब बिल पारित हो, किसी भी सदन से बिल की शुरुआत हो सकती है। और लंबित शुरू में कहां हुआ? विधान परिषद से। और उस समय विधानसभा क्या होगी? भंग होगी, गया ही नहीं, लंबित ही कहां पड़ा? विधान परिषद। तो उस सिचुएशन में विधेयक क्या होगा? समाप्त होगा कि नहीं होगा? समाप्त नहीं होगा, समाप्त नहीं होगा। यही हमने पढ़ा था ना लोकसभा राज्यसभा में। यस। पांचवी सिचुएशन क्या होगी? फिफ्थ। वेरी गुड, यस, बहुत अच्छे बोल आपने ना, मतलब कॉन्सेप्ट क्लियर है। विधानसभा में भी पारित हो गया और विधान परिषद में भी पारित हो गया। सपोज डेट विधानसभा में भी पारित हो गया और विधान परिषद, सपोज शुरू में बिल अगर विधानसभा से आया तो विधानसभा में पारित हो गया, अगर शुरू में विधान परिषद में आया तो यहां से पारित होगा, यहां से पारित है ना, मतलब दोनों सदन से क्या हो गया? पारित हो गया। क्या पारित हो गया? विधेयक। और कहां पे लंबित पड़ा है? राज्यपाल के पास पड़ा है। और उस जैसे ही राज्यपाल के पास अगर लंबित पड़ा है और उस समय विधानसभा क्या हो जाती है? भंग हो जाती है। तो उस सिचुएशन में विधेयक क्या नहीं होगा? समाप्त नहीं होगा। तो कितनी सिचुएशन में विधेयक समाप्त नहीं हो सकता बताइए? सीधी सी लॉजिकली बात है, अगर विधेयक कहां पे नहीं गया हो? विधानसभा में। एक सिचुएशन में क्या है? विधेयक गया नहीं और एक जगह पे पारित हो गया पर राज्यपाल के पास क्या पड़ा हो? लंबित पड़ा, और उस समय क्या हो गया हो? विधानसभा भंग होगी। तो इस दोनों सिचुएशन में क्या नहीं होगा? विधेयक समाप्त नहीं होगा। तो कितनी सिचुएशन में यहाँ पे विधेयक समाप्त होने के चांस है? अगर विधानसभा से पारित हो गया कोई विधेयक और विधान परिषद में लंबित पड़ा है और उस समय विधानसभा क्या हो जाती है? भंग हो जाती है, तो वो विधेयक क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। पहली लाइन समझ में आ गई? दूसरी लाइन में क्या बोला है? अगर विधानसभा में ही लंबित पड़ा है और पारित कहां से हो गया हमारा? भाई पारित कहां से हो गया? विधान परिषद, दूसरे सदन से पारित हो गया बिल, है ना, शुरू वहां से हुआ था। और लंबित कहां पे पड़ा है? कहां पे पड़ा है? विधानसभा। जैसे बिल पारित करने वाला उस समय सरकारी क्या होगी? गिर गई। सपोज विधानसभा भंग होगी तो उस समय विधेयक क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। ठीक है ना? तीसरी सिचुएशन क्या है? विधानसभा में क्या हो? क्या हो? विधानसभा में क्या हो? लंबित पड़ा हो और गया कहां पे नहीं हो? विधान परिषद में। कहां पे नहीं गया हो? और उस समय क्या हो गया? विधानसभा भंग हो गई हो। तो उस स्थिति में भी विधेयक क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। याद रखिएगा, समझ में आया? ये तीनों सिचुएशन, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, इसमें आपको लग रहा होगा कि विधानसभा में देखो पारित हुआ, लंबित और लंबित, मतलब विधेयक यहाँ पे है, उस स्थिति में यहाँ पे क्या हो रहा है? विधेयक समाप्त हो जाएगा। और यहाँ पे क्या है? नहीं गया और पारित हो गया। पारित हुआ पर लंबित कहां पे पड़ा है? राज्यपाल के पास। और जैसे राज्यपाल के पास अगर लंबित पड़ा है तो यहाँ पे विधानसभा क्या हो गया? भंग हो गया। तो इस सिचुएशन में विधेयक समाप्त नहीं होगा, दूसरी सरकार इस विधेयक को क्या कर सकती है? पास कर सकती है। याद रहेगा? ठीक है ना? मतलब वापस वो सिचुएशन नहीं आएगी, वापस वो प्रक्रिया नहीं करनी पड़ेगी, है ना? जहां से हुआ वहां से प्रक्रिया पूर्ण हो सकती है। यहां से पारित हो गया, यहां से पारित हो गया, और सपोज डेट सरकार दूसरी बनी तो ये राज्यपाल यहां पे अगर यस कर देते हैं तो विधेयक क्या बन जाएगा? कानून बन जाएगा। मेरी बात समझ में आ रही है? आ रही कि नहीं आ रही? आर्टिकल 196 यहां पे क्या हुआ है? समाप्त हो गया। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, आगे बात करें। ठीक है ना? 197 आर्टिकल, ये हमारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो गए थे केंद्र सरकार में, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति में। ठीक है, 197 में लिखना, यही कॉन्सेप्ट के मैं क्या कर रहा हूं यहाँ पे, आर्टिकल 197 क्या कर रहा है? इसका एक्सप्लेन कर रहा है। जो आपको ये कॉन्सेप्ट में जो बॉक्स बनाए ना, आप बॉक्स बना सकते हो ना, ये बॉक्स बना देना, आपने बना दिया बॉक्स सबने? ठीक है, ये बॉक्स को अपन क्या हो रहा है 197 में क्या होगा यहाँ पे? इसका एक्सप्लेन होगा। तो आर्टिकल 197 में लिखना, विधानसभा से पारित विधेयक, विधानसभा से पारित, विधानसभा से पारित विधेयक, विधानसभा से पारित विधेयक पर, पारित विधेयक पर विधान परिषद निम्न निर्णय ले सकती है। पारित विधेयक पर, पारित विधेयक पर, पारित विधेयक पर विधान परिषद, विधान परिषद निम्न निर्णय ले सकती है, ले सकती है, निम्न निर्णय ले सकती है। कौन कौन से निर्णय ले सकती है? पहला लिखना, विधेयक को अस्वीकार कर दे, है ना, विधेयक को अस्वीकार कर दे, विधेयक को क्या कर दे? अस्वीकार कर दे। दूसरा लिखना, 3 माह तक रोक सकती है, 3 माह तक रोक सकती है। थर्ड लिखना, कोई संशोधन करे तो, इसमें लिखना, कोई संशोधन करे तो, कोई संशोधन करे तो, और तीसरे वाले पॉइंट को आईएमपी कर देना। अब इसमें लिखना, कोई संशोधन अगर विधानसभा से अगर कोई विधेयक पारित होके कहां पे गया? विधान परिषद में गया, और विधान परिषद में उस बिल पे क्या किया? क्या किया? संशोधन किया कि आपको इसमें थोड़ी सी कमियां हैं, वापस क्या किया? संशोधन करके वापस कहां पे भेजा? विधानसभा में भेजा। अब ये लाइन पूरी डिटेल लिखिए, जैसे लोकसभा राज्यसभा को क्या देता है? बिल पारित कर देता है, और राज्यसभा कुछ संशोधित करता है तो बिल वापस कहां पे जाएगा? लोकसभा में जाएगा। उसी प्रकार यहाँ पे क्या हो रहा है? विधान परिषद संशोधन किया और वापस बिल कहां पे गया? विधानसभा में गया। लिखना इसके अंदर, विधेयक वापस विधानसभा में जाएगा, विधेयक, विधेयक वापस, विधेयक वापस
विधानसभा में जाएगा, विधानसभा में जाएगा, विधेयक वापस विधानसभा में जाएगा, कोमा विधानसभा पुनः विधेयक पर चर्चा करेगी, विधानसभा पुनः विधेयक पर चर्चा करेगी, विधेयक पर चर्चा करेगी, विधेयक पर चर्चा करेगी और संशोधन के साथ या क्या लिखना, या तो वो विधानसभा, जैसे यहां पे बोला ना, विधान परिषद ने संशोधित करके कहां पे भेज दिया, विधानसभा में भेज दिया, या तो उस विधेयक जैसा संशोधन हुआ, किसने संशोधन किया, विधान परिषद ने किया, तो विधानसभा उस पर भी क्या कर सकती है, संशोधन कर दिया ना, उस बात को एक्सेप्ट कर दिया, या तो उससे में वापस पारित करेगी, या बिना संशोधन किए भी क्या कर देगी, वापस पारित करेगी। दो कंडीशन है किसके पास, विधानसभा के पास, या तो उनकी बात माने या ना माने। मेरी बात समझ में आ गई? वही मतलब सेम सिचुएशन किसके पास थी, लोकसभा के पास थी। ठीक है, लिखना इसके अंदर, या संशोधन के बिना विधेयक, या संशोधन के बिना विधेयक, या संशोधन के बिना विधेयक, संशोधन के बिना विधेयक पारित करके विधान परिषद में भेजेगी, तो विधान परिषद वापस सिचुएशन है ना, तो विधान परिषद कितनी सिचुएशन, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, है ना, क्योंकि अगर संशोधित कर दिया, विधान परिषद ने जो संशोधित किया था उस बात को एक्सेप्ट कर दिया, हाँ हमारे यहाँ पे कुछ बात ऐड करनी चाहिए, तो वो ये वाली तीन सिचुएशन नहीं आएगी, पर बिना संशोधन किए वापस पुनः क्या किया, विधेयक को वापस भेज दिया, तो ये सिचुएशन आएगी। किसको समझ में आया? मैंने बात नहीं मानी तो ये तीन सिचुएशन आएगी, मैंने बात को मान लिया तो ये तीन सिचुएशन नहीं आएगी। लॉजिक समझ में आ गया? पहले लिखना क्या होगा, अस्वीकार कर दे, राज्यसभा क्या कर सकती है इसके ऊपर, अस्वीकार कर दे। सेकंड लिखना, एक माह तक रोके, 1 मंथ, 1 माह तक रोके। थर्ड सिचुएशन लिखना, संशोधन कर दे, वापस क्या किया यहां पे, संशोधन कर दे। अब लिखना वापस नीचे लाइन, है ना, दोनों की बात मानी है, पर पड़ला भारी किसका रहेगा अंतिम रूप से बेटा, आप सबको पता है, जनता का सदन विधानसभा ही रहता है ना, विधान परिषद को थोड़ा सम्मान की निगाह से थोड़ा सा 1-2 चांस दिए है ना, आप 1 बार 2 बार है ना, पर फिर भी विधानसभा ही यहाँ पे क्या होती है यहाँ पे अंतिम रूप से इसका निर्णय होता है। लेकिन यहाँ पे यदि संशोधन विधानसभा को मंजूर हो तो, ये वापस संशोधन बोला ना यहाँ पे, या तो अस्वीकार कर दे, अगर वो अस्वीकार कर देगा तो भी क्या हो जाएगा, पारित माना जाएगा। मैंने वही लोकसभा में पढ़ाया था आपको, अगर वो अस्वीकार कर दे तो वो स्वतः क्या मान लिया जाएगा, पारित मान लिया जाएगा। 1 महीने तक रोके और 1 महीने से अगर वो 31वां दिन हो गया, पारित मान लिया जाएगा। अब संशोधन पे क्या बात होती है, ये वो वाली लाइन है। आपको टफ तो नहीं लग रहा है ना, आसान है ना, बस थोड़ी सी सिचुएशन है, इस सिचुएशन को थोड़ा सा याद रखना। ये कब काम आता है सर, ये काम आता है आपके मेंस में। कब का काम आता है, मेंस में। प्री में तो आपको एलिमिनेट करना पड़ेगा, पर मेंस में ये लिखना पड़ेगा, तब आपको सिचुएशन आ नहीं सकती। क्यों, जब अपन पढ़ेंगे इसके कॉन्सेप्ट को क्लियर होंगे तो अपन बोल सकते हैं या लिख सकते हैं। लिखना इसके अंदर, यदि संशोधन विधानसभा को मंजूर हो तो, यदि संशोधन विधानसभा को मंजूर हो तो, किसको मंजूर हो, विधानसभा को मंजूर हो तो, संशोधन के साथ पारित मंजूर ना हो तो, फिर से बोल रहा, यदि संशोधन विधानसभा को मंजूर हो तो, संशोधन के साथ पारित मंजूर ना हो तो, संशोधन के साथ पारित मंजूर ना हो तो, है ना, संशोधन के साथ पारित मंजूर ना हो, किसको मंजूर ना हो, विधानसभा मंजूर ना हो तो, संशोधन बिना पारित मान लिया जाएगा, संशोधन बिना पारित मान लिया जाएगा, संशोधन बिना पारित मान लिया जाएगा, संशोधन बिना पारित मान लिया जाएगा। किसको ये लाइन समझ में आई, मतलब स्वतः क्या हो गया, यहाँ पे हुआ ना, पास तो हो गया ना, लाइन तो समझ में आएगी, पारित हो गया। अब नोट डाल के लास्ट वाली लाइन लिख देना, क्योंकि राज्यसभा लोकसभा में केंद्र में जो प्रावधान है, जब एक सदन यहाँ पे ना खुश है, किससे, लोकसभा, ये अपनी मनमानी कर रहे हैं, बिल को ये बना रहे हैं, हम तो ना खुश है, ये एक्ट तो आना ही नहीं चाहिए। यहाँ पे नोट डाल के लिखना, राज्य के लिए विधानसभा व विधान परिषद, नोट डाल के लिखना, विधानसभा व विधान परिषद की संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान नहीं है। विधानसभा व विधान परिषद की संयुक्त
संयुक्त बैठक का प्रावधान, संयुक्त बैठक का प्रावधान नहीं है, ओके, यस नो, ठीक है। आर्टिकल 197 यहाँ पे क्या होता है, समाप्त होता है। क्या हो गया यहाँ पे, 197 समाप्त हो गया। अब दोनों आर्टिकल एक साथ बात होगी, आर्टिकल 198/199, ठीक है। उस आर्टिकल का नाम है धन विधेयक, और ऑब्लिक करके लिखना वित्त विधेयक, धन विधेयक ऑब्लिक वित्त विधेयक, जिस अपन ने केंद्र पढ़ा था, धन विधेयक ऑब्लिक वित्त विधेयक। अब जो वित्त विधेयक लिखा आपने, इसको ब्रैकेट में लिख देना आर्टिकल 207, क्योंकि अपन 207 में भी वित्त विधेयक के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है ना, याद रहेगा ना, ठीक है। सर टफ तो है पॉलिटी टफ नहीं है, कंडीशन थोड़ा सा समझ गए तो इजी है। वापस आ जाओ, लिखना दोनों आर्टिकल 198 और 199, दोनों आर्टिकल किसकी बात करते हैं, धन विधेयक और वित्त विधेयक। मैंने वहां पे पढ़ा था सारे वित्त विधेयक धन विधेयक नहीं होते, पर सारे धन विधेयक क्या होते हैं, यही था ना। एक सर्कल बनाया था मैंने, आपको याद हो तो, याद आया कुछ, उसके अंदर मैंने छोटा सर्कल बनाया था, आपको पता है, वेन डायग्राम पढ़ाई होगा आपने रीजनिंग में, है ना। क्या बोला यहाँ पे कि सारे वित्त विधेयक, बाहर वाला सर्कल क्या होगा, वित्त विधेयक होगा, बाहर वाला सर्कल क्या होगा, बड़ा सर्कल जो दिख रहा है वो क्या है, वित्त विधेयक है, क्या है, वित्त विधेयक है। और जो छोटा वाला सर्कल है वो क्या है, धन विधेयक है, क्या है, धन विधेयक। तो इससे आपको क्या प्रूफ मिल रहा है कि सारे धन विधेयक क्या हो सकते हैं, वित्त विधेयक हो सकते हैं, पर सारे वित्त विधेयक क्या नहीं होंगे, धन विधेयक नहीं होंगे। याद रहेगा, नहीं समझ में, सारे धन विधेयक वित्त विधेयक होंगे, पर सारे वित्त विधेयक धन विधेयक नहीं होंगे, यही था ना, अरे यही था, ठीक है ना। आगे बढ़ो, हाँ कंफ्यूज ना हो जाते ना। चलो आगे बढ़ते हैं, लिखना इसके अंदर, लिखिएगा इसके अंदर धन विधेयक और वित्त विधेयक, दोनों विधेयक विधानसभा में पेश होते हैं, मिल गया आपको, क्या लिखा आपने, धन विधेयक और वित्त विधेयक। लिखना इसके अंदर दोनों विधेयक विधानसभा में पेश होते हैं, दोनों विधेयक विधानसभा में पेश होते हैं। नेक्स्ट लिखा कौन सा विधेयक धन विधेयक होगा और कौन सा वित्त विधेयक होगा, इसका निर्धारण विधानसभा अध्यक्ष करेंगे। कौन सा विधेयक धन विधेयक होगा, कौन सा वित्त विधेयक होगा, इसका निर्धारण विधानसभा अध्यक्ष करेंगे, विधानसभा स्पीकर, विधानसभा अध्यक्ष करेंगे। कौन सा धन विधेयक होगा, कौन सा वित्त विधेयक होगा, इसका निर्धारण कौन करेगा, विधानसभा अध्यक्ष करेंगे, ठीक है ना, उस राज्य के। नेक्स्ट, हेलो, नेक्स्ट लिखना पॉइंट, धन विधेयक को विधान परिषद केवल धन विधेयक को विधान परिषद केवल 14 दिन तक रोक सकती है, 14 दिन तक रोक सकती है। धन विधेयक को विधान परिषद केवल 14 दिन तक रोक सकती है तथा स्वयं संशोधन नहीं कर सकती है, स्वयं संशोधन नहीं कर सकती है, ठीक है। कौन सा धन विधेयक होगा, कौन सा वित्त विधेयक होगा, इसका निर्धारण कौन करता है, विधानसभा का अध्यक्ष। और धन विधेयक विधान परिषद में केवल 14 दिन तक रोक सकती है, स्वयं कोई संशोधन नहीं कर सकती। आर्टिकल 198 और 199 यहाँ पे क्या होगा, समाप्त होगा, यस नो। बात किसकी करेंगे, आर्टिकल यहाँ पे आर्टिकल कौन सी, 200, किसकी बात करेंगे अपन, 200, आर्टिकल 200। लिखिएगा विधेयक, टाइटल का नाम विधेयक लिख देना, और इसके अंदर लिखना विधेयक, इसके सामने लिखना विधानमंडल से पारित होकर विधेयक अगर विधानमंडल से पारित होकर राज्यपाल के पास आए, विधानमंडल से पारित होकर राज्यपाल के पास आए तो विधानमंडल से पारित होकर राज्यपाल
के पास आए तो राज्यपाल निम्न निर्णय लेगा। आए तो राज्यपाल निम्न निर्णय लेगा। राज्यपाल निम्न निर्णय लेगा। पहला लिखना, फर्स्ट निर्णय, या तो उस पर स्वीकार कर दे, या तो अस्वीकार कर दे, या तो पुनर्विचार के लिए भेजे। राज्यपाल क्या करेगा, कितनी कंडीशन होगी, या तो स्वीकार कर दे, अस्वीकार कर दे, पुनर्विचार के लिए भेजे, या राष्ट्रपति के पास भेजे, है ना, राष्ट्रपति के पास। तो राज्यपाल कितने प्रकार के निर्णय लेगा विधेयक पर, 4 प्रकार। या तो उस विधेयक पे क्या कर दे, स्वीकार कर दे, या पूरी तरह से अस्वीकार कर दे, पुनर्विचार के लिए लौटा सके, और राष्ट्रपति के लिए मतलब राष्ट्रपति के पास भेजे। डन। 200 वही 201 में यहां पे थोड़ा सा क्या किया है, एक्सप्लेन है। अब राष्ट्रपति इसके ऊपर क्या करेंगे, जो 200 लिखा ना इसका थोड़ा सा सिमिलर कर देते अपन। सामने क्या करेंगे यहां पे, 201 आर्टिकल 201 सॉरी 201 आर्टिकल 201 201 लिखना, राज्यपाल द्वारा भेजे विधेयक, राज्यपाल द्वारा भेजे विधेयक को राष्ट्रपति निम्न निर्णय लेंगे। राष्ट्रपति निम्न निर्णय लेंगे। राज्यपाल द्वारा भेजे विधेयक को राष्ट्रपति निम्न निर्णय लेंगे, या तो स्वीकार कर दे, या अस्वीकार कर दे, और क्या करेंगे, पुनर्विचार के लिए भेज देंगे। पुनर्विचार, एक बार वापस आप विधानसभा में भेजो, विधान परिषद, वापस प्रोसीजर है ना। इसी के साथ 200 और 201 आर्टिकल यहाँ पे क्या हुए, समाप्त हो गए। ठीक है, अब बात करेंगे आर्टिकल नंबर 202। छोटा ये यहाँ पे समझा देते हैं ना आर्टिकल। अब सारे आर्टिकल छोटे छोटे ऐसे समझ लो ना। फिर बात करेंगे विधान सदन के कार्यवाही, है ना, बजट सेशन, इसके बाद क्या मानसून और शीतकालीन तीनों पढ़ाऊंगा। फिर अनुपूरक अनुदान सब पढ़ेंगे। इसके बाद दिनचर्या पढ़ेंगे, प्रश्नकाल, शून्यकाल, लंच वगैरह वगैरह, है ना। तो उसके पूरा दिनचर्या की बात करेंगे, और ऐसे करते हुए फिर थोड़े बहुत पीटी के फैक्ट की बात करते हुए यहाँ पे विधानमंडल टॉपिक क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। वापस आ जाते हैं आर्टिकल नंबर 202। टाइटल का नाम लिखिएगा, वार्षिक वित्तीय विवरण। टाइटल का नाम क्या है, वार्षिक वित्तीय विवरण। हमारे संविधान में वार्षिक वित्तीय विवरण का क्या किया है, उल्लेख किया गया है। आप ब्रैकेट में अंडरस्टैंडिंग के लिए क्या बोल सकते हो, बजट बोलोगे। क्या बोलोगे, बजट, है ना। बजट और गजट में अंतर है, ठीक है। गजट का मतलब होता है राजपत्र, है ना। जैसे मूवी आती तो पहले टीजर आता ना, है ना, राजपत्र एक प्रकाशित करता है ना, सरकार का क्या है, सूचना पत्र है। क्या है, सूचना पत्र है, ठीक है, उसको गजट बोलते हैं। उसी प्रकार बजट का मतलब होता है, क्या होता है बजट का मतलब, आने वाले साल में वित्तीय विवरण, क्या आने वाले साल में ब्यौरा क्या क्या होने वाला है। और इकोनॉमिक सर्वे का मतलब होता है पिछले साल हमारा क्या क्या खर्चा हुआ है ना, पिछले साल का ब्यौरा और आगे आने वाले का साल का ब्यौरा, इसको बजट बोलते हैं। और पिछले वाले साल को क्या बोलते हैं, इकोनॉमिक सर्वे, जिसको आर्थिक समीक्षा कहते हैं। वापस आ जाओ, बजट लिखिएगा। बजट में वार्षिक वित्तीय विवरण यह राज्यपाल के नाम से विधानसभा में पेश होगा। वार्षिक वित्तीय विवरण यह राज्यपाल के नाम से विधानसभा में पेश होगा। वार्षिक वित्तीय विवरण यह राज्यपाल के नाम से विधानसभा में पेश होगा। क्या यहां तक बात समझ में आई, हाँ, यस नो, ठीक है। अब थोड़ा सा 203 से लगा के लगभग 2012 तक अपने आर्टिकल है किसके, विधानमंडल के, लगभग ये वित्तीय की बात करेंगे, है ना। लगभग यही आर्टिकल आगे चलता रहेगा। तो फटाफट मेरे साथ लिखिएगा आर्टिकल नंबर 203। आर्टिकल 203, आर्टिकल 203। नेक्स्ट आर्टिकल का नाम है आर्टिकल 203। लिखना इसके टाइटल का नाम, वार्षिक वित्तीय विवरण बजट पर चर्चा और मतदान। टाइटल का नाम नॉर्मल भी, बजट पर चर्चा और मतदान, वार्षिक वित्तीय विवरण पर चर्चा और मतदान, बजट पर चर्चा व मतदान।
लिखना है इसके अंदर, बजट पे चर्चा व मतदान लिखना। बजट विधानसभा के समक्ष रखा जाता है, बजट विधानसभा के समक्ष रखा जाता है। तो बेटा वार्षिक वित्तीय विवरण बजट कहां पे, कौन से सदन में पेश किया जाता है? विधानसभा में। कौन से सदन में? विधानसभा। बजट विधानसभा के समक्ष रखा जाता है और इस पर चर्चा की जाती है, और इस पर चर्चा की जाती है। यस या नो? इसके बाद आय और व्यय, इसके बाद आय और व्यय, इसके बाद आय और व्यय के विभिन्न हिस्सों पर, के विभिन्न हिस्सों पर, के विभिन्न हिस्सों पर विधानसभा के सदस्य, विभिन्न हिस्सों पर विधानसभा के सदस्य, विधानसभा के सदस्य, विधानसभा के सदस्य मतदान करते हैं, विधानसभा के सदस्य मतदान करते हैं, मतदान करते हैं। तीसरा पॉइंट लिखना है इसके अंदर, यह प्रक्रिया सरकारी कार्यों की पारदर्शिता सुनिश्चित करता है। यह प्रक्रिया सरकारी पारदर्शिता, ट्रांसपेरेंसी, पारदर्शिता, यह प्रक्रिया सरकारी पारदर्शिता सुनिश्चित करती है, सुनिश्चित करती है। ठीक है, तो बजट पे चर्चा व मतदान है ना, तो बजट कहां पे पेश किया जाता है, कौन से सदन में पेश किया जाता है? विधानसभा में। और इसके बाद उसके आय और व्यय, इसके इनकम के सोर्स और व्यय कहां पे खर्चा होने वाला है इस बजट के अनुसार, और है ना, और विधानसभा के सदस्य उस पे क्या करेंगे? मतदान करेंगे। यह प्रक्रिया जो होगी ये सरकारी पारदर्शिता को क्या करती है? सुनिश्चित करती है, ट्रांसपेरेंसी रखती है कि ये बजट यहाँ इस जगह पे क्या होगा, आने वाले सालों में खर्चा होगा, है ना। एजुकेशन पे ये बजट इतना यूज होने वाला है ना, रेल में इतना यूज होने वाला है ना, उद्योग में इसका इतना होने वाला है ना, सरकारी नौकरियों में इसका इतना होने वाला है ना। तो सारे विभिन्न क्षेत्रों में बजट का क्या ब्यौरा रहने वाला है, इसका क्या होता है? मतदान होता है। और ये प्रक्रिया क्या कहलाती है? क्या करती है? पारदर्शिता को सुनिश्चित करती है। आर्टिकल 203 यहाँ पे क्या होता है? समाप्त हुआ। अब बात करेंगे 204, आर्टिकल 204, आर्टिकल 204 लिखना टाइटल का नाम, अनुदान विधेयक, अनुदान विधेयक। इंग्लिश में इसको बोलते हैं, इंग्लिश में याद रखना आप थोड़ा सा, एप्रो लिखो, एप्रोप्रिएशन, क्या बोलते हैं इसको? एप्रोप्रिएशन बिल, एप्रोप्रिएशन बिल, अनुदान विधेयक लिखेगा इसके अंदर। जब हमने पढ़ा भी था शायद सेंट्रल गवर्नमेंट, मैंने पढ़ाया भी था आपको विधेयक में, लिखेगा, भाषा से समझ जाओगे। जब बजट में आवश्यक धनराशि, जब बजट में आवश्यक धनराशि विधानसभा द्वारा स्वीकृत हो जाती है तो, जब बजट में आवश्यक धनराशि विधानसभा द्वारा स्वीकृत हो जाती है तो इसे अनुदान विधेयक के रूप में पारित किया जाता है। जब बजट में आवश्यक धनराशि विधानसभा द्वारा स्वीकृत हो जाती है तो इसे अनुदान विधेयक के रूप में पारित किया जाता है। सेकंड पॉइंट लिखना, यह विधेयक राज्य सरकार को निर्दिष्ट कार्यों के लिए धन खर्च करने का अधिकार देता है, धन खर्च करने का अधिकार देता है। आर्टिकल 205, 205, ठीक है। टाइटल का नाम लिखना, पूरक कोमा अतिरिक्त और असाधारण अनुदान। हमने वहां पे पढ़ा भी था, पूरक है ना, याद होता अच्छे से, पूरक कोमा अतिरिक्त कोमा असाधारण अनुदान। पहले बात करेंगे अपन पूरक की, पूरक अनुदान की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? पूरक अनुदान, ठीक है। आर्टिकल 205 में पूरक अनुदान, अतिरिक्त अनुदान और असाधारण अनुदान की क्या करते हैं? बात करते हैं। तो उसकी डेफिनेशन लिखते हैं, क्या कहना चाहता है? पूरक अनुदान में लिखना, यदि बजट में स्वीकृत धनराशि, यदि बजट में स्वीकृत धनराशि
यदि बजट में स्वीकृत धनराशि किसी कारणवश, यदि बजट में स्वीकृत धनराशि किसी कारणवश, किसी कारणवश, कारणवश अपर्याप्त, 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 क्या लिखा आपने, अपर्याप्त हो जाती है तो, अपर्याप्त हो जाती है तो, अपर्याप्त हो जाती है तो, अपर्याप्त हो जाती है तो सरकार पूरक अनुदान की मांग करती है। तो सरकार, तो सरकार पूरक अनुदान की मांग करती है, तो सरकार पूरक अनुदान की मांग करती है। समझ में आ गया होगा आपको। यदि बजट में स्वीकृत धनराशि किसी कारणवश अपर्याप्त हो जाए, है ना, राशि कम हो जाए और काम बढ़े, तो आप सरकार क्या करेगी, पूरक अनुदान की मांग करेगी। यस नो। नेक्स्ट लिखना अतिरिक्त अनुदान, अतिरिक्त अनुदान, अतिरिक्त अनुदान लिखिएगा इसके अंदर। अतिरिक्त अनुदान में अगर अप्रत्याशी, अगर अप्रत्याशित परिस्थितियों में, अगर अप्रत्याशित परिस्थितियों में अतिरिक्त खर्च की आवश्यकता होती है तो, अगर अप्रत्याशित परिस्थितियों में, इस अप्रत्याशित का मतलब बहुत बड़ी कोई उस समय बहुत अच्छी, मतलब अच्छी तो क्या बोले, कुछ अच्छा संसाधन को एस्टैब्लिश करना हो या फिर कोई ट्रेजेडी हो गई हो, तो इसके अंदर ये अतिरिक्त अनुदान की मांग कर सकते हैं ना। अगर अप्रत्याशित परिस्थितियों में अतिरिक्त खर्च की आवश्यकता होती है तो अतिरिक्त अनुदान की अनुमति मांगी जाएगी। आई रिपीटेड, अगर अप्रत्याशित परिस्थितियों में अतिरिक्त खर्च की आवश्यकता होती है तो अतिरिक्त अनुदान की, अतिरिक्त अनुदान की अनुमति मांगी जाएगी, अतिरिक्त अनुदान की अनुमति मांगी जाएगी। बात करेंगे, नेक्स्ट है असाधारण, असाधारण अनुदान लिखिएगा। असाधारण अनुदान में असामान्य या विशेष परिस्थितियों में, इसके अंदर लिखना असामान्य, असामान्य या विशेष परिस्थितियों में, असामान्य या विशेष परिस्थितियों में, असामान्य या विशेष परिस्थितियों में, विशेष परिस्थितियों में सरकार एक बार के लिए, सरकार एक बार के लिए, सरकार एक बार के लिए असाधारण अनुदान मांग सकती है। सरकार एक बार के लिए असाधारण अनुदान मांग सकती है। सरकार एक बार के लिए असाधारण अनुदान मांग सकती है। ठीक है। आर्टिकल 205 यहां पे क्या होता है, पूरक, अतिरिक्त और असाधारण। पूरक का मतलब क्या होता है, पूरक का मतलब यदि बजट की स्वीकृति में धनराशि की किसी कारणवश अपर्याप्त हो जाए तो सरकार क्या कर सकती है, अनुदान मांग सकती है। दूसरा क्या लिखा, अतिरिक्त में क्या, अगर अप्रत्याशित परिस्थिति में अतिरिक्त खर्च की आवश्यकता होती तो अतिरिक्त अनुदान की मांग होगी। तीसरा क्या यहाँ पे, असामान्य या विशेष परिस्थितियों में सरकार एक बार के लिए असाधारण अनुदान की मांग करेगा। कुछ विशेष परिस्थिति हो जाए या असाधारण के लिए सरकार एक बार के लिए क्या मांगेगा, असाधारण अनुदान मांगेगा। ठीक है ना, मेरी बात समझ में आई क्या, तीनों समझ में आ गया। देखो बजट, बजट अपने आप में पूरा साल निकालने के लिए बजट आता है, पर फिर भी बजट का अपर्याप्त हो जाए किसी कारण, सपोज अपने जो अमाउंट होता है उस अमाउंट से जरूरी नहीं कि अपन कहीं टूर पे गए और अपने पास अमाउंट पड़ा, जरूरी नहीं कि वो अमाउंट पूरा टूर निकाल ही दे, कुछ अतिरिक्त खर्च की आवश्यकता है, कभी किसी दोस्त को फोन कर देंगे या फिर कभी मम्मी को फोन कर दिया, पापा को, मेरी बात समझ। तो उसी प्रकार बजट तो है पूरे साल को चलाने के लिए, सरकार को चलाने के लिए पूरे बजट के अनुरूप ही चलना पड़ेगा। बस सरकार अगर बजट के अपर्याप्त धनराशि हो, कुछ विशेष परिस्थिति हो, ये सरकार को और कार्य करना हो, तो ऐसे प्रावधान हमारे संविधान में उल्लेखित किए गए। साधारण भाषा में अगर मैं आपको बोलूं तो क्या मेरी बात समझ में आई, पूरक, अतिरिक्त और असाधारण। बात करेंगे आर्टिकल नंबर 206, आर्टिकल नंबर 206। पॉलिटी में भी मैंने देखा जब ज्यादा फैक्चुअल वाली बातें आ जाती तो बोर हो जाते हैं, थ्योरी वाला बात है तो है ना, तो जब मॉडरेट चलता है तो मजा आता है ना। खैर 206, इसके लिए टाइटल का नाम लिखना असाधारण व्यय, असाधारण व्यय, असाधारण व्यय, असाधारण व्यय लिखना। किसी भी विशेष व्यय के लिए, किसी भी विशेष व्यय के लिए, किसी भी विशेष व्यय के लिए जिसे सामान्य बजट में शामिल नहीं किया जा सकता, किसी विशेष व्यय के लिए, व्यय का मतलब क्या होता है ना, किसी भी विशेष व्यय के लिए जिसे सामान्य बजट में शामिल नहीं किया जा सकता, सरकार एक अलग प्रस्ताव पेश कर सकती है। सरकार एक अलग प्रस्ताव पेश कर सकती है। नेक्स्ट आर्टिकल है आर्टिकल 207, आर्टिकल 207।
आज सारे आर्टिकल कंप्लीट कर लेंगे, फिर विधानमंडल की जो भी बातें रहेगी कल अपन कंप्लीट करेंगे, और कल हमारा विधानमंडल यहाँ पे क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। ठीक है, और साथ में हम कल ले लेंगे महाधिवक्ता। क्या ले लेंगे? महाधिवक्ता, राज्य का सबसे बड़ा विधिक अधिकारी। ठीक है, फिर हम पढ़ेंगे मुख्यमंत्री एवं मंत्री परिषद, फिर बात करेंगे उच्च न्यायालय की, एंड देन सचिवालय एवं पंचायती राज। इसके साथ हमारा पॉलिटिकल साइंस क्या, राजस्थान की पॉलिटी समाप्त हो जाएगी। वापस आ जाइए, टाइटल का नाम लिखना, राज्य के विधि विधेयक। राज्य के विधि विधेयक। मैंने आपको जब आर्टिकल 198 और 199 पढ़ा रहा था, तो मैंने विधि विधेयक के ब्रैकेट में साइड में 207 लिखा था, आपको पता है। तो बस वही बात हो रही है ना, राज्य के विधि विधेयक क्या होते हैं ना, जब बोला ही है तो पूरा करेंगे, है ना। 207 लिखना इसके अंदर, राज्य विधानमंडल में किसी भी वित्तीय विधेयक को प्रस्तुत करने से पहले, स्लो, हाँ, राज्य वित्त विधेयक है ना, राज्य वित्त विधेयक, इसके अंदर भाषा लिखिएगा, राज्य विधानमंडल में, इसके अंदर लिखना राज्य विधानमंडल में, राज्य विधानमंडल में किसी भी वित्तीय विधेयक को, राज्य विधानमंडल में किसी भी वित्तीय विधेयक को, किसी भी वित्तीय विधेयक को प्रस्तुत करने से पहले, राज्यपाल की सिफारिश आवश्यक है। राज्यपाल की सिफारिश आवश्यक है, राज्यपाल की सिफारिश आवश्यक है। ठीक है, नेक्स्ट पढ़िए, इसे राज्य विधानसभा में ही प्रस्तुत किया जा सकता है। इसे राज्य विधानसभा में ही प्रस्तुत किया जाता है। इसे राज्य विधानसभा में प्रस्तुत किया जाता है, प्रस्तुत किया जाता है। इससे राज्य विधानसभा में ही, इसे राज्य विधानसभा में ही करना ही, इससे राज्य विधानसभा में ही प्रस्तुत किया जाता है। मतलब विधान परिषद में पहले प्रस्तुत होगा नहीं, तो कहां पे प्रस्तुत होगा? विधि विधेयक विधानसभा में, याद रहेगा। पर किसकी सिफारिश की आवश्यकता होगी? राज्यपाल की। किसकी आवश्यकता होगी? राज्य विधानमंडल में किसी भी विधेयक को प्रस्तुत करने से पहले, मतलब विधानसभा में प्रस्तुत करने से पहले किसकी अनुमति, किसकी सिफारिश आवश्यक है? राज्यपाल की। मैं मतलब विधानसभा में विधेयक प्रस्तुत हो रहा है, तो किसकी सिफारिश आवश्यक है? राज्यपाल की। याद रहेगा। आर्टिकल 207 क्या हो यहाँ पे समाप्त हुआ? आर्टिकल 208, आर्टिकल 208, आर्टिकल 208, विधानमंडल की प्रक्रिया और कार्य संचालन के नियम। टाइटल का नाम लिख देना, विधानमंडल की प्रक्रिया, विधानमंडल की प्रक्रिया और कार्य संचालन के नियम, और कार्य संचालन के नियम, और कार्य संचालन के नियम लिखिएगा इसके अंदर। विधानमंडल की प्रक्रिया और कार्य संचालन के नियम, इसके अंदर लिखना, प्रत्येक राज्य का विधानमंडल अपनी प्रक्रिया और कार्य संचालन के नियम स्वयं निर्धारित करता है। प्रत्येक राज्य का विधानमंडल, प्रत्येक राज्य का विधानमंडल, प्रत्येक राज्य का विधानमंडल अपनी प्रक्रिया और कार्य संचालन के नियम, अपनी प्रक्रिया और कार्य संचालन के नियम, कार्य संचालन के नियम स्वयं निर्धारित करता है। स्वयं निर्धारित, स्वयं निर्धारित करता है। ठीक है, प्रत्येक राज्य का विधानमंडल, प्रत्येक राज्य का विधानमंडल अपनी प्रक्रिया और कार्य संचालन के नियम स्वयं निर्धारित करता है ना। उसकी प्रक्रिया क्या होगी, है ना, उसका कार्य संचालन के नियम क्या क्या होंगे, तो स्वयं क्या करेंगे? निर्धारित करेंगे। प्रत्येक राज्य का विधानमंडल, जैसे ना लिखना इसके अंदर, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, स्पीकर एंड डेप्यूटी स्पीकर। नेक्स्ट पॉइंट लिखना, स्पीकर, स्पीकर, स्पीकर एंड डेप्यूटी स्पीकर, एंड डेप्यूटी स्पीकर। ठीक है, डेप्यूटी स्पीकर, अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष, डेप्यूटी है ना, स्पीकर एंड डेप्यूटी स्पीकर, अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष इन नियमों का पालन सुनिश्चित करते हैं, इन नियमों का पालन सुनिश्चित करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट लिखना, विशेष प्रावधान। क्या लिखोगे? विशेष प्रावधान, विशेष प्रावधान, विशेष प्रावधान। इसके अंदर लिखना, विशेष प्रावधान में यदि कोई सदस्य इन नियमों का उल्लंघन करता है तो, यदि कोई सदस्य इन नियमों का उल्लंघन करता है तो विधानसभा से निलंबित किया जा सकता है। यदि कोई सदस्य इन नियमों का उल्लंघन करता है तो उसे विधानसभा से निलंबित किया जा सकता है।
आर्टिकल 209, आर्टिकल 209 लिखना, विधायी शक्ति का न्याय क्षेत्र में उपयोग। टाइटल का नाम लिखना, विधायी शक्ति का न्यायिक, विधायी शक्ति का न्यायिक क्षेत्र में उपयोग। क्षेत्र लिखना, न्यायिक क्षेत्र, न्यायिक क्षेत्र में उपयोग, न्यायिक क्षेत्र में उपयोग। ठीक है, लिखिएगा इसके अंदर, विधायी शक्ति का न्यायिक क्षेत्र में उपयोग लिखना। राज्य विधानमंडल को विधायी शक्ति प्राप्त है, राज्य विधानमंडल को विधायी शक्ति प्राप्त है, राज्य विधानमंडल को विधायी शक्ति प्राप्त है, लेकिन यह न्याय प्रक्रिया में हस्तक्षेप नहीं कर सकता, लेकिन यह न्यायिक प्रक्रिया में, लेकिन यह न्यायिक प्रक्रिया में, लेकिन यह न्यायिक प्रक्रिया में हस्तक्षेप नहीं कर सकता। न्यायिक प्रक्रिया में हस्तक्षेप, किसी को सजा रुकवाना, ये सब इनके हाथ में नहीं है ना, तो सब किसके हाथ में, किसी को दंड वगैरह देना किसके हाथ में बेटा, न्यायपालिका। मेरी बात समझ में, कानून का रखवाला कानून है ना सब, तो न्यायिक भाषा जैसे वर्ड आता है तो क्या आ जाएगा आपके सामने, न्यायपालिका आ जाएगी। ठीक है, तो विधायी शक्ति का न्याय क्षेत्र में क्या उपयोग, तो वो क्या बेटा, राज्य विधानमंडल को विधायी शक्ति प्राप्त है, लेकिन यह न्याय प्रक्रिया में हस्तक्षेप, इंटरफेयर नहीं करेगा। ठीक है, अब आ जाना आर्टिकल नंबर 3, आर्टिकल बाकी रहेगा, आर्टिकल 210 लिखना। टाइटल का नाम, भाषा का उपयोग, विधानमंडल में भाषा का उपयोग, भाषा का उपयोग, विधानमंडल में भाषा का उपयोग लिखिएगा इसके अंदर। राज्य विधानमंडल में, राज्य विधानमंडल की कार्यवाही हिंदी या अंग्रेजी में होती है, राज्य विधानमंडल की कार्यवाही हिंदी या अंग्रेजी में होती है, राज्य विधानमंडल की कार्यवाही हिंदी या अंग्रेजी में होती है। नेक्स्ट पॉइंट लेना, किसी अन्य भाषा के उपयोग की अनुमति, किसी अन्य भाषा के उपयोग की अनुमति राज्य विधानमंडल दे सकता है, किसी अन्य भाषा के उपयोग की अनुमति, किसी अन्य भाषा के उपयोग की अनुमति। ठीक है, वैसे तो हिंदी और इंग्लिश ही क्या बेटा मान्य, पर किसी अन्य भाषा की अनुमति, किसी अन्य भाषा की अनुमति राज्य विधानमंडल दे सकता है। ठीक है, अब बात करेंगे आर्टिकल 211 है ना, 211। टाइटल का नाम लिखना, न्यायपालिका पर चर्चा का निषेध, न्यायपालिका पर चर्चा का निषेध। टाइटल का नाम क्या लिखा, न्यायपालिका पर चर्चा का निषेध, न्यायपालिका पर चर्चा का निषेध। ठीक है, लिखने अंदर, राज्य विधानमंडल में, राज्य विधानमंडल में न्यायालय के न्यायाधीश के आचरण या निर्णय पर चर्चा नहीं की जा सकती, राज्य विधानमंडल में न्यायालय के न्यायाधीशों के आचरण, कंडक्ट, राज्य विधानमंडल में न्यायालय के न्यायाधीश, जज है ना, के आचरण या निर्णयों पर चर्चा नहीं की जा सकती जब तक कि उनके महाभियोग का मामला ना हो। मैं एक बार आई रिपीटेड, जज पर राज्य विधानमंडल में तभी बात होगी जब तक उन पर महाभियोग की क्या हुई नहीं हुई, प्रक्रिया नहीं हुई। उससे पहले आप कोई भी चर्चा किसकी करोगे, न्यायपालिका के न्यायाधीशों की चर्चा कहां नहीं होगी, विधानमंडल में नहीं होगी। फिर से आई रिपीटेड, राज्य विधानमंडल में न्यायालय के न्यायाधीशों के आचरण या निर्णयों पर चर्चा नहीं की जा सकती, कोमा, जब तक कि उनके महाभियोग का मामला ना हो। राज्य विधानमंडल में न्यायालय के न्यायाधीशों के आचरण या निर्णयों पर चर्चा नहीं की जा सकती जब तक कि उनके महाभियोग का मामला ना हो। इसका क्या महत्व है, महत्व लिख देना, महत्व करके सामने, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, मतलब क्यों चर्चा नहीं कर सकते, सिर्फ महाभियोग हो तभी न्यायाधीशों पर चर्चा हो सकती है ना। लिखना इसके अंदर महत्व, यह न्यायपालिका और विधायिका के बीच, यह न्यायपालिका और विधायकों के बीच संतुलन बनाए रखने का प्रावधान है। सेपरेशन ऑफ पावर, क्या मेरी बात समझ में आई है ना, बैलेंस शीट बनी रहे ना दोनों की है ना, यह न्यायपालिका और विधायिका के बीच संतुलन बनाए रखने का प्रावधान है। यस है नो। बात करेंगे आर्टिकल 212, आर्टिकल 212 लिखिएगा इसके अंदर। टाइटल का नाम, विधानमंडल की प्रक्रिया पर न्यायपालिका का हस्तक्षेप नहीं, विधानमंडल की प्रक्रिया पर न्यायालय का हस्तक्षेप नहीं, विधानमंडल की प्रक्रिया पर न्यायालय का हस्तक्षेप नहीं, विधानमंडल की प्रक्रिया पर न्यायालय का हस्तक्षेप नहीं। ठीक है, इसके अंदर लिखना, विधानमंडल की प्रक्रिया को किसी भी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती, विधानमंडल की प्रक्रिया को किसी भी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती जब तक कि वह संविधान के प्रावधानों के अनुसार हो, जब तक कि वह संविधान के प्रावधानों के अनुसार हो। विधानमंडल की प्रक्रिया को किसी भी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती जब तक कि वह संविधान के प्रावधानों के अनुसार हो। इसी के साथ
आर्टिकल 212 तक विधानमंडल की सारी बातें आर्टिकल के अनुसार हमने पढ़ ली। अब जो जो विशेष कार्य जो रहेंगे विधानमंडल के, हम कल चर्चा कर लेंगे। कल हमारा विधानमंडल टॉपिक समाप्त हो जाएगा। उसी के साथ हम टॉपिक ले लेंगे महाधिवक्ता। ठीक है, क्या ये बात समझ में आ गई आपको सारी आर्टिकल? मैं आशा करता हूं आपको सबको समझ में आ गया होगा। इसी तरह हमारे चैनल के माध्यम से जुड़े रहें। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।